दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आगे आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 5, इसका पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, आपको बताना है। ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। दोस्तों मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। बक्सर का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। इलाहाबाद तक जो प्रदेश है अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया और दिल्ली का मार्ग भी खुल गया था। प्लासी के युद्ध ने जहां बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया, वहीं बक्सर की विजय द्वारा अंग्रेज उत्तर भारत सहित समस्त भारत पर अपना दावा करने लगे। तो अंग्रेजों के आधिपत्य का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो है बक्सर का युद्ध 1764। अगला प्रश्न है 2 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में से निम्नलिखित में से कौन सा नेता शामिल नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दोस्तों अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे और वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित नहीं थे। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर है कोलकाता से। दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड इसका प्रकाशन 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था और इसके संपादक कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ल। दोस्तों जुगुल किशोर शुक्ल हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद 1940 देखिए 1940 से 46 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है और बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। याद रखिएगा नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है देखिए भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन देखिए माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सलसेट द्वीप। तो सही उत्तर है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सलसेट द्वीप है और इस पर मुंबई शहर स्थित है, जबकि माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी या नदी का द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा की धारा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और इस संयुक्त धारा को जमुना कहा जाता है। आगे चलकर इसमें मेघना नदी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी भारत को कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा गया है
इसके अलावा 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अधिकतर बार प्रश्न भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में पूछा है, लेकिन सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो उप क्षेत्र हैं कृषि पारिस्थितिकी वो 60 हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। दोस्तों, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये तीर्थ स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर जो है ये संगम स्थल यहीं से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन +5 या अर्थ समिट +5 का आयोजन कब हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ये बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी और इसमें टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो पृथ्वी सम्मेलन था, रियो सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, इसलिए इसमें +5 जो सम्मेलन है ये 1997 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हिमालय है, उत्तर पूर्वी भारत है और पश्चिमी घाट है, जबकि विंध्यन क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा 1954 से शुरू की गई है और प्रथम भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी तिथि सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन 1940, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। सही उत्तर है दोस्तों, सही तिथि नहीं है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन 1940, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी और गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है उसमें सौर शक्ति है, वनीकरण है और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली है और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, जबकि नाभिकीय शक्ति दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। तो सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा परिवर्तन ये भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल है, जबकि न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है 1993 यानी वर्ष 1993 में यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ था और इसी समय गोमती कार्य योजना का भी प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो देखिए, यमुना एक्शन प्लान और गोमती कार्य योजना 1993 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। तो देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही सुमेलित है। राजाजी उत्तराखंड में है, सही है। सिमलीपाल ओडिशा में ये भी सही है और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सकल प्रजनन दर 2.4 है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। ऑप्शन है मिजोरम, केरल, मेघालय और नागालैंड। तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों में साक्षरता दर 76% और स्त्री 72.9% के साक्षरता प्रतिशत में न्यूनतम अंतर 3.1% है। और ये सही उत्तर है कहाँ पे? तो ये न्यूनतम अंतर मेघालय में स्थित है। तो सही उत्तर है मेघालय, मिजोरम, केरल और नागालैंड, ये पुरुष और स्त्री साक्षरता प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले 4 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ था और भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में? तो सही उत्तर है, इनमें सबसे विटामिन सी सबसे अधिक मिर्च में पाया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, एलोवेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है। एलोवेन मोज़ेक मतलब पीला सिरा मोज़ेक बीमारी किस में आती है? तो ये भिंडी की बीमारी है। दोस्तों, एलोवेन मोज़ेक भिंडी के पौधों की बीमारी है। इसमें रोगग्रस्त पत्तों पर पीली धारियां दिखाई देती हैं और फिर पूरा पत्ता पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक वर्णक की होती है, लाइकोपिन। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है और जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पादप हार्मोन, जिनको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, ऐसे रसायन हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन। तो इसमें ऑप्शन में साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल या सुनहरा धान एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो उत्तर है गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। और दोस्तों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद के धान में 2 जीनोमों का समावेश किया गया है ताकि कैरोटोनाइड जैव संश्लेषण पथ दोबारा शुरू किया जाए और इसमें बीटा कैरोटीन यानी प्रो विटामिन ए का उत्पादन और एकत्रण होता है। इसलिए गोल्डन चावल विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था? तो सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया और 243 घ अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये है अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब संसद के दोनों सदन जो है सत्र में नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित खेती में क्या शामिल है? ग्रीन जो है हरित खेती या जिसको हम लोग कहते हैं
कि हरित खेती या हरित कृषि इसमें क्या शामिल होता है? तो सही उत्तर है हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल है। इसके अंतर्गत ये जो है वास्तव में संरक्षण कृषि है और भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में 1 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी और ये सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर है 912 प्रति 1000। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, जबकि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है अनंतिम आंकड़ों में 908 था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 912 प्रति 1000। अगला प्रश्न है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो ऑप्शन देखिए, ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक या शहर से गांव की ओर पलायन। तो देखा जाए ग्रामीण निर्धनता कृषकों को खेती में उन्नत तकनीक के निवेश में हतोत्साहित करती है और कृषिरत अधिकांश भारतीय जनता शहरों की बजाय गांवों में निवास करती है, इसलिए शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जबकि शहर से गांव की ओर पलायन सर्वथा असत्य है। इसलिए ऑप्शन ए आपका ग्रामीण निर्धनता भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए बहुत ही प्रभावी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है? तो सही उत्तर है साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ नीति कब घोषित की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रभावी आयात निर्यात में निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म जो था वो कैसा था? सही उत्तर है बहुदेववादी। दोस्तों ऋग्वैदिक धर्म जो है वो बहुदेववादी था। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते थे और आर्य जो थे वो कई सारे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे, जिसमें इंद्र, वरुण, पूषण, मित्र, विष्णु, अश्विन, उषा आदि थे। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, पर्जन्य, आप, रुद्र, मरुत। इसके अलावा अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि कई सारे देवता थे जो कि वैदिक लोगों में प्रचलित थे, इसलिए ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। अगला प्रश्न आसान सा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है उनका गृह त्याग। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म आप जानते हैं कपिलवस्तु में लुम्बिनी के निकट 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता कोली राजवंश की कन्या थी और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, आप जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जो घर से निकलना है उसको, उनके गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्त संतों का सही तैथिक कालानुक्रम बताइए। तो देखिए कबीर, दोस्तों कबीर का जन्म जो है, कबीर का कालानुक्रम पहले देखिए यहाँ से कबीर करते हैं। कबीर का कालानुक्रम 1398 से 1518 ईस्वी है, याद रखिएगा 1398 से 1518। गुरु नानक का ये 1469 से 1539 है। इसके अलावा जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका 1486 से 1534 है। इसके अलावा मीराबाई जो हैं ये 1498 से 1557 हैं। तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई, इस तरह से क्रम हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई सही मतलब क्रमानुसार सही तैथिक काल में जो है व्यवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान का संशोधन है? तो सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो है 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सही उत्तर है 11। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है ये आपका 38वां प्रश्न है, करेंट अफेयर से संबंधित है। 26 जनवरी 2021 को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई और इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन है कि इसके अनुसार वर्ष 2000 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई, सही है। 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है और 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई है। तो इसमें दोस्तों सभी कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश NG यानी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित कुछ कथन हैं, उन पे विचार कीजिए। 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया था, तो ये सही है। इसके अलावा यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही सही हैं। प्रकाश NG नई पीढ़ी की मिसाइल है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी जो है ये आयोजित की गई? तो सही उत्तर है आयुष मंत्रालय। दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी का आयोजन किया गया था और ये आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों जल थल नभ तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों 24 जनवरी को आप जानते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों विनोद कुमार। विनोद कुमार को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये अधिकारी विनोद कुमार यादव ये दोस्तों भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उनको चुना गया था। अगला प्रश्न सामान्य रीजनिंग से है। यहाँ पर आपको बताना है 23 का संबंध 72 से जैसे है उसी प्रकार 38 का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे है? तो 23 का 72 देखिए 2 गुणे 3 प्लस 3 2 3 6 प्लस 3 तो ये 9 हो जाएगा। 23 का 2 3 6 2 गुणे 3 प्लस 3 मतलब 7 2 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही 38 गुणे 3 प्लस 3 तो इसका उत्तर 117 हो जाएगा। देखिए 23 में जो 2 3 है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 3 बराबर ये 7 2 9 हो जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ पे उसी तरह से संबंध है 38 गुणे 3 प्लस 3 तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 117। तो 3 देखिए 3 गुणे 3 3 बटे 24 3 देखिए यहाँ पर ऐसे आप हल कर सकते हैं। 23 का जिस प्रकार से 72 है तो 2 में आप 3 का गुणा करेंगे दोस्तों 2 गुणे 3 प्लस 3 तो ये आपका 72 हो जाएगा। देखिए 23 गुणे 3 69 प्लस 3 72 उसी प्रकार 38 गुणे 3 प्लस 3 117 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन है अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। निष्कर्ष है लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, ऐसा नहीं है।
इसलिए निष्कर्ष एक नहीं निकलता है। पढ़े लोग अशिक्षित या शिक्षित लोग दोनों का लाभ उठाते हैं और शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, ये भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें न तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो 45वें का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 69 दोस्तों एक भाज्य संख्या है, जबकि 59, 61 और 53 ये संख्याएं भाज्य नहीं हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। 69 देखिए 23, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23 से विभाजित है, जबकि अन्य तीनों विकल्पों में से अन्य कोई भी ऑप्शन जो है संख्या विभाजित नहीं होती है, यानी अभाज्य संख्या है। तो सही उत्तर है 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, यानी 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, 23 और 27 दिसंबर से पहले है। तो विहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख को आता है? तो जब आप इस प्रश्न को सही से हल करेंगे तो देखिए कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 से पहले हुआ है, और विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद यानी 27 के पहले हुआ है। तो इसका अर्थ है कि ये 26 तारीख है। ऐसे आप सामान्य रीजनिंग से हल करिए तो 25 के बाद आता है, विक्रम को पता है और उसकी पत्नी को पता है कि 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 से पहले। तो 25 के बाद और 27 से पहले मतलब 26 तारीख को उसके पुत्र का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 4 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो 24 घंटे में घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है। 12 बजे दोपहर से प्रातः 4 बजे का बीच जो है ये 16 घंटे का है। तो 16 घंटे में घड़ी कितनी आगे होगी? तो यहाँ पर देखिए 15/24 गुणे 16। तो आप जब इसको हल करेंगे तो ये 10 मिनट हो जाएगा सही उत्तर। और 4 बजे प्रातः घड़ी 4:10 का समय दिखाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4:10 प्रातः। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा है, मृदा का अर्थ सफ़ेद है। तो दी गई कोड भाषा में मृदा किस में उगता है? तो पौधा किस में उगता है? तो आप जानते हैं पौधा जो है वो मृदा में उगता है और मृदा का अर्थ सफ़ेद है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पौधे जो है वो सफ़ेद में उगेंगे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ रुपए का है? तो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2021-22 का, उसका आकार देखिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित एडेड जूनियर हाई स्कूल अध्यापक और प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।